नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार यानी आज एक दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल के आगमन पर उदयपुर संभागीय आयुक्त और रेंज आईजी ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि रजौरिया और जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने राज्यपाल का औपचारिक स्वागत करते हुए उन्हें जिले के विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी। आपको बता दें, इसके बाद राज्यपाल ने मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों से बैठक ली। इस बैठक में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति, कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है वो प्रतापगढ़ दौरे पर है, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कई प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा भी की और कई मुद्दों पर चर्चा भी किया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, आज हरिभाऊ बागड़े यानी राज्यपाल जो है वो प्रतापगढ़ के दौरे पर है, उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है। क्या कुछ रहा इस बैठक में? प्रज्ञा, हरिभाऊ बागड़े आज प्रतापगढ़ जिले के दौरे पे रहे। प्रतापगढ़ जिला जो है आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं के ऊपर इनकी समीक्षा बैठक ली उन्होंने वहां पर मिनी सचिवालय में जाकर। हेलीकॉप्टर से ये गए हैं और तुरंत अपना दौरा शीघ्र शुरू करा। वहां के जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और उदयपुर रेंज आईजी ने इनका स्वागत किया। जी, किन किन व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत हुई और किन मुद्दों पर चर्चा किया गया इमरान? कानून की व्यवस्था को लेकर और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, पेयजल की योजनाओं को लेकर, बिजली की योजनाओं को लेकर, कृषि की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और जानना चाहा कि सरकार यहाँ भी सीधे रूप से जनता से जुड़ी हुई है या नहीं। इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि प्रतापगढ़ जिले में वो पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आपने बताया आदिवासी एरिया है, ऐसे में आदिवासियों के लिए क्या कुछ खास सौगात जो है हरिभाऊ की तरफ से दिया गया? शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में कितना बजट पेश कर सकते हैं और क्या क्या जन कल्याणकारी योजनाएं उनके संदर्भ में ला सकते हैं, कैसे आदिवासियों को सामाजिक स्तर पर ऊपर उठा सकते हैं, इसके लिए विस्तृत चर्चा की गई। प्रज्ञा जी बिल्कुल इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर में राज्य स्तरीय सहकारी समिति की बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें, ये बैठक जो है वो कई मायनों में खास मानी जा रही है। उद्योग जगत से जुड़ी बैठक भी प्रस्तावित है। बैक टू बैक बैठकर मुख्यमंत्री जो है वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि हर घर, हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के किसानों को साल 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने और औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्युत उत्पादन से लेकर प्रशासन और वितरण तंत्र का दूरदर्शिता के साथ सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो लगातार इस तरह की बैठकें कर रहे हैं। राज्य स्तरीय सहकारी समिति के साथ वो ये बैठक कर रहे थे। उद्योग जगत से जुड़ी कई बैठक भी जो है लगातार प्रस्तावित है। बिजली से जुड़े कई मामलों पर वो चर्चा करते हुए नजर आए, ताकि किसानों को आने वाले 2027 तक दिन में भी बिजली जो है उपलब्ध कराया जा सके, किसानों के लिए बेहतर सुविधा जो है वो उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए लगातार भजनलाल सरकार जो है वो बैठक कर रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बैठक की है। राज्य स्तरीय सहकारी समिति में ये बैठक की गई थी। कितना खास रहा ये बैठक? क्या किन मुद्दों पर क्या कुछ चर्चा हुई? प्रज्ञा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 2 दिनों से लगातार बैठक ले रहे हैं सीएमआर में और कल से ही बैक टू बैक उनकी बैठक चल रही है।
इससे लग रहा है कि वो कितने एक्टिव मोड में है और कितने गंभीर रूप से नजर है जनता के जन कल्याणकारी कार्यों पर। इसमें देखने वाली बात ये है, मुख्यमंत्री इतने व्यस्त हैं प्रज्ञा कि अभी उनकी विधायकों की ट्रेनिंग का भी एक सेशन चालू होने वाला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, बड़े नेता आने वाले हैं। एक तरफ वो भी आप संगठनात्मक कार्य भी देख रहे हैं और एक तरफ प्रशासनिक और सरकारी कामकाज भी आप देख रहे हैं। बहुत ऊंची समझ से और परिपक्व सोच से बैठक पे बैठक लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अपने राजकाज को सुचारू रूप से चला रहे हैं। अभी उन्होंने कल ही विद्युत विभाग से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित बैठक ली, जिसके अंदर हर घर, हर खेत तक बिजली पहुंचाने का उनका लक्ष्य जो रखा है 2027 तक सुचारू रूप से हर घर और हर खेत में बिजली पहुंच जानी चाहिए, उद्योगों में बिजली पहुंच जानी चाहिए। अभी प्रज्ञा राजस्थान के हाल ये है कि दोपहर के अंदर बिजली जो है वो कटौती की जाती है बिजली की, और रात को ही आपूर्ति की जाती है ताकि रात को सिंचाई की जाए। दोपहर में सिंचाई नहीं हो पाती क्योंकि गर्मी बहुत तेज है और बिजली भी इसमें कटौती की जाती है प्रज्ञा। तो मुख्यमंत्री यानी इसी लक्ष्य को लेकर भजनलाल शर्मा ने ये कहा है कि 2027 तक जो है किसानों को दिन में भी बिजली दिया जाएगा। बिल्कुल सही प्रज्ञा, बिल्कुल सही। जी इमरान, अगर बात की जाए अधिकारियों को निर्देश देने की, तो क्या कुछ निर्देश जो है भजनलाल सरकार की तरफ से उन्हें दिए गए हैं? इसमें वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, क्योंकि बजट घोषणा में बजट के ऊपर भी बजट भी इसके अंदर पेश किया गया कि विद्युत विभाग में और बिजली विभाग का और उद्योग जगत में क्या बजट पेश होगा। बजट को लेकर भी चर्चा रही मीटिंग में प्रज्ञा। जी इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा कि 2027 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हर घर हर खेत में जो बिजली है वो दिन में भी पहुंचाया जा सके, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम जो है सीएम की तरफ से उठाए गए हैं? इसमें विद्युत उत्पादन की जो सभी यूनिट्स हैं वो सुचारू रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बिजली उत्पादन कहां से हो सकती है, उसके वैकल्पिक स्रोतों पे चर्चा की गई कि और सरकार इसमें क्या कदम बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि जयपुर या राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ बिजली आपूर्ति जैसा कि आपने बताया काफ़ी कम है और वहाँ जल की भी समस्या काफ़ी रहती है। ऐसे में किस तरह से सुचारू रूप से इसे चलाने के लिए सरकार की तरफ से मार्ग बनाए गए हैं? जलदाय विभाग से भी समीक्षा बैठक ली है मुख्यमंत्री जी ने, और गांवों तक जहाँ पे सूखा एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, जहाँ पे पानी की किल्लत है, वहाँ पे कुएं खुदवाने का काम चालू करा है और कुएं के अंदर ही और बोरवेल करवाया है और पौंड वगैरह की सबकी मरम्मत करी जा रही है, और बांधों में जो पानी पर्याप्त मात्रा में है वो कैसे घरों तक पहुँचे लोगों के। बिल्कुल इमरान, जैसा कि आपने बताया कि लगातार सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, बिजली आपूर्ति को लेकर वो काफी सख्त नजर आ रहे हैं। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने कहा कि हर घर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने और औद्योगिक क्षेत्र के लिए सुचारू बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ ही कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्युत उत्पादन से लेकर प्रशासन और वितरण तंत्र दूरदर्शिता के साथ सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पीक डिमांड अवधि में विद्युत आपूर्ति जो है वो सुचारू रूप से बनाया रखा जाए, ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, सरकार ने आम जन की परेशानियों को लेकर क्या कुछ निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं बिजली आपूर्ति के मामले में?
अधिकारियों को सीधे तौर पे भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि दोपहर का समय है, भारी गर्मी है और इसको देखते हुए बिजली की जो है बहुत डिमांड बढ़ चुकी है गर्मियों की वजह से, चाहे वो औद्योगिक इकाई हो या रिहायशी क्षेत्र हो, हर तरफ गर्मी के कारण उत्पाद जो है इसकी बढ़ गई है, मांग, डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आपूर्ति जहाँ से हो रही है, संचालन जहाँ से हो रहा है, उनकी सेवाओं को दुरुस्त करा जाए, ट्रांसफार्मर्स को दुरुस्त करा जाए और जनता को सीधे सुलभ बिजली दी जाए। जी बिल्कुल इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो लगभग हर घर हर खेत योजना पर सरकार की प्राथमिकता है, इसको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर से है, जहां डिग्गी बाजार इलाके में एक होटल में भीषण आग लग गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया कि 5 मंजिला होटल में मौजूद कुछ मेहमानों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। वही घटना की जानकारी देते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल समारिया ने बताया कि आज सुबह डिग्गी बाजार इलाके में एक होटल में आग लग गई है और इस आग लगने से 4 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। आपको बता दें, आग लगने की घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दम घुटने और जलने से 2 पुरुषों और 1 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो होटल में ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें, 4 लोगों की इस आग लगने से मौत हो गई है। लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, यानी होटल में जो लोग थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, राजस्थान के एक होटल में भीषण आग लग गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? प्रज्ञा, अजमेर के अंदर आज सुबह ही ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। अजमेर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अजमेर की जो गलियां हैं बहुत तंग है, बहुत सकड़ी गलियां हैं और इसके अंदर होटलों की भरमार है, जहाँ दमकल अग्निशमन जो गाड़ियां हैं वहाँ पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। और जब आग की खबर जब प्रशासन के पास फैली और प्रशासन ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, तो तुरंत फुर्ती से अग्निशमन विभाग वहां पर पहुंचा है और वहां पर होटल के अंदर उनको जाके आग को बुझाने का प्रयास करा और घायलों को निकाला और जेएलएन जो सरकारी अस्पताल है वहां पर उनको शिफ्ट किया। इसी संदर्भ में प्रज्ञा, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने भी फोन पर वहां की जानकारी हासिल करी घायलों की और जो मृत हो गए हैं उनसे, परिजनों से, और प्रशासन को एक्टिव रहने का निर्देश दिया। जी बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए होटल की, ये होटल जो था वो किस एरिया में था और वहाँ कितने लोग ठहरे हुए थे? ये डग क्षेत्र में था। होटल का नाम नाज होटल है और सारे रूम्स इसके लगे हुए थे। 15 से 20 जो रूम है वो सारे रूम फुल थे। जायरीनों का वक्त रहता है। अजमेर जो है ख्वाजा साहब की वजह से फेमस है वहाँ पे, और जायरीनों का वहाँ तांता लगा हुआ रहता है, श्रद्धालुओं का वहाँ तांता लगा रहता है। तो सारे श्रद्धालु जो थे होटल में उपस्थित थे 15-20 रूमों में, और ये शॉर्ट सर्किट के तहत ही ये आग लगी और घायल भी हुए और 4 मृत भी हुए। जी बिल्कुल इमरान, जैसा कि 4 लोगों की मौत हो गई है, अगर घायलों की बात की जाए तो कितने संख्या में घायलों की संख्या है जिनकी हालत गंभीर है? अभी इसका पूरा आंकड़ा प्रज्ञा अपने पास नहीं आ पाया है, लेकिन गंभीरों की स्थिति जो है वो 8 से 10 लोगों की बताई जा रही है, जो 80 से 90% तक झुलसे हुई हालत में है। 4 ऐसे लोग हैं जो 40% से ऊपर तक जल गए हैं। बाकी 8 से 10 लोग जो हैं वो 90% से भी ऊपर झुलसे हुए हैं। जी बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से आपने बताया कि कई लोगों के जलने की भी सूचना है, 4 लोगों की मौत हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मुआवजा जो है इन्हें दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान रियाज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में जारी अलर्ट के तहत पुलिस ने शहर के आशापुरा नगर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें, एसपी के नेतृत्व में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस अभियान में शामिल हुए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान कॉलोनी में किराएदारों, बाहरी लोगों की गहन जांच की जा रही है।
पुलिस ने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी इस दौरान सभी के चेक किए। आपको बता दें, इसी दौरान एक युवक के मोबाइल में बांग्लादेश का नंबर मिला। युवक ने खुद को बंगाल निवासी बताया और पाली में कई सालों से रहना भी बताया। संदेह के आधार पर युवक और उसके 2 परिचितों को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। सरकार के निर्देशानुसार जो अवैध नागरिक हैं उनकी पहचान करने के लिए जो बांग्लादेशी या म्यांमार के रहने वाले हैं या अन्य किसी देश के भी हैं जो बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के पाली जिले के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए पूरे जिले के अंदर विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है और डोर टू डोर सर्वे करके और उनके डॉक्यूमेंट्स है उनको चेक किया जा रहा है और वेरीफाई किया जा रहा है। ये जब तक पूरा जिले में सब जगह चेक नहीं होगा, ये सर्च अभियान कंटिन्यू जारी रहेगा। मेरी सभी पालीवासियों से निवेदन है कि अगर कोई संदिग्ध किसी भी तरीके का हो तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को और संबंधित थाने को सूचना दें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां आवासन मंडल परियोजना समिति की 173वीं बैठक हुई। आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालियारा ने की। वहीं इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। आपको बता दें कि श्री वैभव गालारिया ने बताया कि बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में उच्च अधिकारियों द्वारा 7 फरवरी को हुई 172वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्वित के बारे में भी जानकारी दी गई। तो आपको बता दें, आवासन मंडल परियोजना समिति की 173वीं बैठक थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान आपको बता दें, कई मंत्रीगण और कई अधिकारी भी जो हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही 172वीं जो कि 7 फरवरी को हुई थी, उसके बारे में भी चर्चा किया गया, क्योंकि उस दौरान जो निर्णय लिए गए थे उनका क्रियान्वयन किस तरह से हुआ उस पर भी जानकारी जो है अधिकारियों को दी गई। जानकारी उनसे पूछी भी गई कि आने वाली रणनीति को कैसे बनाना है। तो आपको बता दें, आवासन मंडल परियोजना समिति की ये 173वीं बैठक थी, जिसमें विभिन्न आवासीय योजनाएं बनाने की भी बात की गई। जल्द से जल्द ये योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतरेंगी, इस तरह की भी कई परियोजनाओं पर चर्चा किया गया। आपको बता दें, इसकी अध्यक्षता जो है वो श्री वैभव गालारिया ने की थी और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर छिपा बदौड़ से है, जहां चोरी के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। आपको बता दें, आए दिन चोरियां हो रही हैं। वहीं छिपा बदौड़ में बेटी की शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब समारोह में गए परिवार के सूने घर को चोरों ने निशाना बना दिया। आपको बता दें, चोरों ने नकदी और गहनों समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर फरार हो गए। वहीं परिवार का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आपको बता दें, राजस्थान में इन दिनों चोरों के हौसले जो हैं वो बुलंद दिख रहे हैं। शादी वाले घर में चोरों ने चोरी की और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बेटी की शादी थी और उसके लिए बहुत सारे गहने और जेवरात जो है घर में रखे गए थे। जब पूरा परिवार किसी शादी समारोह में कहीं दूसरी जगह गया था तो चोरों ने उस घर को निशाना बनाया और लाखों की चोरी कर फरार हो गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि प्रवर्तन शाखा ने कुल 3 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण हटाकर करोड़ों की सरकारी भूमि को मुक्त कराया है। बता दें कि ये कार्रवाइयां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में और उप नियंत्रक परिवर्तन अधिकारी राजस्व और तकनीकी स्टाफ के साथ ही सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति में संपन्न की गई। वहीं पहली कार्रवाई जो है वो जोन 5 के ग्राम बदरवास में की गई थी, जहां 20 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध दीवार
पार्किंग, तारबंदी और गेट आदि का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था। तो जयपुर विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे प्राधिकरण की तरफ से मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही वहां पे जो मैरिज गार्डन था उसे सील कर दिया गया है। तो प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर में 100 करोड़ की सरकारी जमीन जो अतिक्रमण किया गया था उसे मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही वहां जो बने हुए मैरिज गार्डन थे उसे भी सरकार की तरफ से सील कर दिया गया है। तो जयपुर विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने महाराव शेखाजी के बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराव शेखाजी के आदर्शों को जीवन में उतारें। श्री देवनानी ने आगे ये भी कहा कि महापुरुषों का स्मरण गौरवशाली कार्य है। राजस्थान के कड़कड़ में वीर पैदा हुए हैं। सभी वीरों ने स्वाभिमान की अमिट मिसाल जो है वो छोड़ी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि महापुरुषों के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा करना गलत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कोई भी महापुरुषों पर अनर्गल टिप्पणी नहीं कर सकेगा। राष्ट्र नायकों का अपमान ना तो कोई भारतीय करेगा और ना ही ऐसा सहन करेगा। ये भाव नई पीढ़ी में पैदा करने की जरूरत है। तो आपको बता दें महाराव शेखाजी के पुण्यतिथि पर उन्हें आदर्शों के जीवन में उतारने की बात कही गई। उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। महापुरुषों का स्मरण गौरवशाली कार्य है। इस तरह के बयानबाजी भी जो है उनकी तरफ से दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी खाटू श्याम जी पहुंची हैं, जहां उन्होंने पर्यटन विभाग के साथ छत्तीसगढ़ भवन में अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मुलाकात की। आपको बता दें इस दौरान भारत सरकार के स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत खाटू श्याम जी मंदिर के विकास कार्यों पर मेंबर्स पीडी कोर द्वारा प्रेजेंटेशन भी जो है वो दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जो अधिकारी थे उनके साथ बातचीत की। खाटू श्याम जी मंदिर पहुंची, वहां पे छत्तीसगढ़ भवन में उन्होंने मीटिंग किया। वहां खाटू श्याम जी की मंदिर में उन्होंने पूजा भी की, भगवान के प्रति अपना श्रद्धा भी दिखाया। इसके साथ ही मंदिर के विकास और हवेली पर संरक्षण पर भी चर्चा की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर से है, जहां होटल नाज में आग का मामला सामने आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी ली और जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस प्रशासन से जानकारी ली और घायलों को समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। आपको बता दें भविष्य में ऐसी घटना ना हो, प्रशासन एहतियाती कदम उठाए, इस तरह की बयानबाजी भी उनकी तरफ से दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए ताकि जो लोग मरे हैं उनका इलाज, उनकी घर वालों को कुछ मुआवजा जो है सरकार की तरफ से दिया जा सके। तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस घटना की पूरी जानकारी ली। आपको बता दें होटल नाज में लगे भीषण में 4 लोगों की मौत हो गई। अजमेर डिगी बाजार में होटल में जो आग लगी है वह हृदय विदारक घटना है, जिसमें जानकारी के अनुसार 4 लोगों की डेथ हुई है और 4 अभी गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इस घटना की पूरी तरह निष्पक्ष जांच भी हो। मैंने जिलाधीश महोदय से भी इसकी पूरी जांच का और जो घायल हैं उनको पूरी तरह इलाज की सुविधा देने के लिए निर्देशित किया है और साथ में जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको आइडेंटिफाई करके उनके परिजनों तक उनको पहुंचाएं और साथ में इनकी जितनी मदद की जा सकती है मानवता के आधार पर, नियमों के आधार पर, उनको पूरी की जाए ताकि किसी को भी विशेष प्रकार की परेशानी न हो और आग के कारणों की संपूर्ण समीक्षा करके इस प्रकार की घटनाएं न दोहराई जाए, इसको सुनिश्चित करें। मैं जिनके डेथ हुई उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज मुंबई आया हुआ हूँ, इस कारण से उनके प्रत्यक्ष नहीं पहुँच पा रहा हूँ,
लेकिन मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। मैं आशा करता हूं कि जो घायल हैं वो भी जल्दी ठीक होंगे और जो उसमें जिनकी डेथ हुई है घटना में उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।